स्वागत करते हैं मेहमानों का। इस वक्त हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर संजय राय मौजूद हैं, एम्स कोविड टास्क फोर्स से। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, चेयरमैन इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी मेदांता। डॉक्टर अरविंद कुमार, आपका बहुत स्वागत है। और डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल। आप तीनों लोगों का स्वागत करते हुए मैं एक अपडेट देना चाहता हूं। अभी जो हमें खबर मिली है, हमने आपको दिखाया था कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि 2 केस बेंगलुरु में मिले हैं। अब इसमें खबर एक ये है कि एक व्यक्ति जो था, जो कि अफ्रीका से आया था, दुबई होते हुए वो यहां पॉजिटिव पाया गया। कुछ दिनों बाद उसने एक प्राइवेट लैब में अपना टेस्ट कराया, वो नेगेटिव पाया गया और वो इसको आधार बनाकर फ्लाइट लेकर चला गया दुबई। तो इस वक्त देश में एक केस ऐसा मौजूद है। और उस केस की जो खास बात है, जो 46 साल के व्यक्ति हैं, उनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं मालूम है, लेकिन यह पता चला है कि उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स में से 3 और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स में से 2 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हम बात कर रहे हैं, स्पष्ट कर दूं, ओमिक्रॉन वेरिएंट के एक व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए थे, उनसे संक्रमण 5 और लोगों में पाया गया है। यह स्पष्ट हो चुका है। अब इसको हम यही कह सकते हैं। मैं अगर अरविंद कुमार जी आपसे शुरुआत करना चाहूं, अगर उस व्यक्ति ने ट्रांसमिट किया है तो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही ट्रांसमिट किया है, इसका मतलब? हाँ, चांसेस तो देखिए यही है कि अगर A का B से कांटेक्ट हुआ है और उसके बाद A को ओमिक्रॉन था और कुछ समय के बाद B को भी डिटेक्ट होता है, तो कॉमन सेंस यही कहता है कि लाइकली है कि उनमें वो वही होगा, लेकिन फाइनल आंसर तो उसके जीनोम टेस्टिंग के बाद ही आएगा। जी डॉक्टर संजय, अब इस वक्त जगह जगह से लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ये ओमिक्रॉन क्या है, क्या ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि देश में खास तौर पर दूसरी लहर कोई नहीं भूला है। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या वैसे हालात हमारे देश में दोबारा बनने की कोई आशंका है? हाँ, इसको लेके सभी लोग सशंकित है। देखिए तो पूरी दुनिया सशंकित है, दुनिया के शेयर बाजार गिर चुके हैं। हमें थोड़ा इसका साइंटिफिक बेसिस पे एनालिसिस करना चाहिए। जो अभी तक क्या एविडेंसेस है, उस बेसिस पे ही कुछ कहा जा सकता है। अभी तक जो एविडेंसेस है कि यह जो है ज्यादा तेजी से फैलने की एविडेंस है। अभी तक जो भी वेरिएंट हमारे पास वेरिएंट ऑफ कंसर्न थे, उनमें डेल्टा जो है सबसे तेजी से फैलता था। और देखिए तो डेल्टा ने पूरी दुनिया में जो है सबको रिप्लेस कर दिया। ऑलमोस्ट 99% जो इस समय दुनिया में डेल्टा वेरिएंट है। यूएस में देखिए 100% है, यूके में देखिए तो 98% से ज्यादा है। सो दुनिया में सबको उसने रिप्लेस कर दिया। उससे भी ज्यादा जो है, जो WHO ने कहा है कि साउथ अफ्रीका के डेटा के बेसिस पे कि उससे भी ज्यादा इसमें है, 20 से ज्यादा देश केसेस कंफर्म रिपोर्ट कर चुके हैं। इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सीवियरिटी का जहां तक है अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं आया है। कुछ एविडेंस जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने दिया है कि हो सकता है सीवियरिटी उससे कम हो। तीसरा है इम्यून एस्केप, कि जो एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी है उससे जो एस्केप करने की क्षमता है। क्योंकि जो हांगकांग के जो 2 लोग थे पॉजिटिव पाए गए थे, दोनों लोगों ने फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, उनमें जो है पाया गया। साउथ अफ्रीका में भी काफी लोगों को जो है फुल्ली वैक्सीनेटेड में पाया गया। सो इम्यून एस्केप होने के चांसेस हैं। इसका प्रूफ अभी दिया है उन्होंने कि चांसेस हैं इसके, 100% प्रूफ नहीं है, बट इन्फेक्टिविटी ज्यादा है इसलिए। और इसीलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न का है। 2 दिन के अंदर जो है 24 को पहली बार साउथ अफ्रीका ने रिपोर्ट किया WHO को कि हमारे यहाँ हाईली इन्फेक्शियस वेरिएंट है, और 2 ही दिन में उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना दिया गया। इवन वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं रखा गया था, मॉनिटरिंग में रखा था और तुरंत इमरजेंसी मीटिंग करके। बट जो भी ग्लोबल एविडेंस है कि जो कोविड रिकवर्ड है, अभी तक जितने वेरिएंट है वो बेटर प्रोटेक्टेड है, अच्छे प्रोटेक्शन है उनको मिल रहा है। जिस तरीके से ये वेव हुआ था हमारे कंट्री में, सेकेंड वेव आया था, बहुत सी डेथ्स हुई, चारों तरफ को हराम मच गया था। लेकिन उसके बाद जो रिकवर्ड हुए हैं वो अभी तक जो केसेस अचानक कम हुए, उसका में सबसे बड़ा योगदान जो है नेचुरल इन्फेक्शन का था, तो बेटर प्रोटेक्टेड है। तो इसलिए अभी इतना खतरा नहीं, बट हमें मॉनिटर करते रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। हो सकता है यह वेरिएंट जो है सारे नेचुरल इन्फेक्शन को भी वैसे ही बाईपास कर दे, और तब जो है यह कंप्लीटली न्यू वेरिएंट होगा। अगर नेचुरल इन्फेक्शन को इन्वेट कर देता है तो सारी वैक्सीन भी बेकार हो जाएगी, तब तो बहुत ही बड़ा खतरा पूरी विश्व के लिए हो जाएगा। जी ठीक। लेकिन इसको मैं थोड़ा दूसरे इसमें भी देखता हूं, हो सकता है विश्व के लिए वरदान भी हो जाए, क्योंकि अगर हाईली इन्फेक्शियस कोई वेरिएंट है और बहुत ही माइल्ड है, जो कि होता है जैसे हम वैक्सीन भी देते हैं, जो लाइव वैक्सीन देते हैं, जैसे पोलियो के लिए देते थे, तो
वाइल्ड वायरस की जगह पे माइल्ड वायरस को देते थे। पोलियो वायरस जो है वैक्सीन वायरस जो होता था, हम उसको रिप्लेस करना चाहते थे। वैसे ही जो है अगर ये हाईली इन्फेक्शियस होगा तो डेल्टा को रिप्लेस कर देगा पूरी दुनिया से, और माइल्ड अगर है तो वो ज्यादा हो सकता है, पूरी दुनिया के लिए एक ब्लेसिंग भी हो सकता है। मैं अभी कहना कुछ भी मुश्किल है, बहुत सीवियरिटी नहीं, आपने लेकिन जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकता है कि ये तेजी से फैलने वाला वायरस हो लेकिन माइल्ड हो, नुकसान बहुत ज्यादा ना करे, लेकिन एक नेचुरल इम्यूनिटी सबको देकर के चला जाएगा और जो खतरनाक वेरिएंट अभी दुनिया भर में है उसको ये रिप्लेस कर देगा। डॉक्टर अरविंद, दोनों बातें हैं। एक बात तो साफ हो रही है, इससे ये ज्यादा फैलने वाला है, मतलब ये केसेस तेजी से बढ़ा सकता है या बढ़ाएगा ही। दूसरी बात, अभी तक के जो डेटा है जो बताया गया WHO की तरफ से और आज भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि माइल्ड केसेस सामने आ रहे हैं, इन दोनों बातों को कोरिलेट करेंगे तो इसके बारे में क्या कहें? सौरभ जी, मैं जो डॉक्टर संजय ने कहा है वो बहुत अहम बातें हैं, और इसीलिए इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन मैं दोबारा कह दूं कि जब भी कोई नया वेरिएंट आता है तो हमें 4 चीजें, मुद्दे हैं जो ध्यान में रखने हैं। नंबर 1, उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा है या कम है, जिसका जवाब इस ओमाइक्रॉन में मिल चुका है कि इसकी इन्फेक्टिविटी शायद 5 गुना से भी ज्यादा है। दूसरा कि उसकी जो डिजीज है उसकी सिवियरिटी कितनी है, जिसका इनिशियल कुछ इंडिकेशन साउथ अफ्रीका। डॉक्टर अरविंद के पास दोबारा चलेंगे, कुछ प्रॉब्लम है उनके लिंक में। हमारे साथ 2 और मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इंद्रनील बासु रे, प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी एंड पब्लिक हेल्थ, मेम्फिस USA से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। और डॉक्टर अरविंदर सिंह सोइन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ग्रुप चेयरमैन लिवर ट्रांसप्लांट मेदांता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। डॉक्टर सोइन, आपका भी बहुत स्वागत है। एक कमेंट लेकिन इससे पहले मैं लेना चाहता हूं डॉक्टर मनोज से। डॉक्टर मनोज, आम आदमी के मन की अगर बात करें, हर व्यक्ति एक ही बात जानना चाहता है, क्या ये नया वेरिएंट, ये कोरोना का नया स्वरूप किसी तीसरी लहर को भारत में जन्म दे सकता है, या तीसरी चौथी जो भी हो, एक नई वेव को जन्म दे सकता है? जी सौरभ जी, अभी जैसे डॉक्टर राय ने बोला कि ये प्रूफ हो चुका है, एपिडेमियोलॉजिकल डेटा अगर आप देखें, जो स्प्रेड होने की जो क्षमता है इसकी डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा है। आप डेल्टा की देखें तो दिसंबर 2020 में ये इंडिया में डिटेक्ट हुआ था, और यहाँ इंडिया में भी आने में अप्रैल मई में जाके इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा था, जबकि यहाँ 2 दिनों के अंदर इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया। इसमें 30 म्यूटेशंस हैं, मोर देन 30 म्यूटेशंस है स्पाइक प्रोटीन पे, और 10 म्यूटेशंस ऐसे हैं जो बाइंडिंग साइट पे हैं। तो निश्चित तौर पे इसका R वैल्यू जो है 1.93 है, तो ये रैपिडली स्प्रेड होगा, ट्रांसमिट होगा। अब ये थर्ड वेव लाएगा या नहीं लाएगा, ये 2 चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो देखिए, हमारे जो भी पिछले जो नेशनल सीरो सर्वे हुई है उसमें करीब करीब 70% लोग हम लोग एंटीबॉडीज है। दूसरी चीज के 125 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिला है, हालांकि 49% को ही दोनों डोज मिले हैं, लेकिन ये सारी चीजें तो बचाएंगी। दूसरी चीज की डेल्टा वेरिएंट्स हमारे यहाँ इतना ज्यादा हुआ था कि जो कन्वेलेसेंट हैं, जो लोग उससे रिकवर किए हैं, उनको शायद इम्यूनिटी होगी, बट चूंकि वायरस पूरा स्वरूप बदल चुका है तो हो सकता है कि इम्यूनिटी को इवेड कर दे। तो थर्ड वेव को अभी टू अर्ली होगा कहना, क्योंकि देखिए 26 नवंबर को ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बना है, और जिस तरीके से ये 5 दिन के अंदर 4 महादेशों में फैल के और ये करीब करीब 30-40 कंट्री फैल गया। आज हमारे भारत में भी 2 केस डिटेक्ट हुए, दोनों मेल पेशेंट्स हैं 40 और 60 एज ग्रुप के। और जैसा यूएस का जो कल डिटेक्शन हुआ था ओमिक्रॉन का, उसके दोनों को मॉडर्ना के दोनों डोज लगे हुए थे। अब बूस्टर डोज की बात आएगी तो हो सकता है कि हमें भी सोचना पड़े बूस्टर डोज के लिए, क्योंकि हमने भी 16 जनवरी को अपना टीकाकरण का अभियान शुरू किया था। जो शुरू में हेल्थ केयर वर्कर्स जो 1 महीने के गैप पे कोविशील्ड मिली थी, उनके भी काफी दिन हो गए, तो इम्यूनिटी हो सकती है कि इवेड हो रही है, इम्यूनिटी हो सकती है फेड हो रही होगी, तो बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। वो खैर निर्णय लेगा जो भी। और जिस तरीके से मुझे लगता है कि थर्ड वेव का आना, हम लोग ये सोच भी रहे थे कि शायद जनवरी के आसपास थर्ड वेव आएगा, तो अभी टू अर्ली होगा कहना, बट निश्चित तौर पर ओमिक्रॉन बहुत रैपिडली स्प्रेड होने वाला वायरस है। और इसकी संख्या, नंबर ऑफ केसेस, जिस तरीके से ये गोटेंग प्रोविंस से, एक प्रोविंस से स्टार्ट हुआ था, साउथ अफ्रीका में 9 प्रोविंस 4 दिन में इन्वॉल्व हो गए। पूरा आप देखिए यूरोपियन यूनियन के सारे कंट्री अफेक्टेड हो गए, हर जगह ये वेरिएंट फैल गया है। और जिस तरीके का इसका स्प्रेड है, तो मुझे लगता है कि हमें काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। मैं एक चीज जो भी है, इम्यूनिटी आपको
डॉक्टर मनोज, दो बातें। एक बात आपने इम्यूनिटी जो आपको टीकाकरण इम्यूनिटी या तो आपको वायरस खुद देकर जाएगा या आपको वैक्सीन से मिलेगा। वैक्सीन हमारे यहाँ तेज रफ्तार से लोगों को लग रही है, इसमें कोई शक नहीं। आपने बूस्टर डोज की बात की, मैं इसमें आता हूं थोड़ी देर में। डॉक्टर सोइन, आपसे समझना चाहता हूं, इस किस्म का कोई वायरस जब आता है, हम काफी हद तक, आप लोग डॉक्टर्स काफी हद तक अब इसको समझ चुके हैं इस वायरस को, लेकिन कोई कहे कि 5 गुना ज्यादा तेजी से फैलने वाला है, तो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर या एक हेल्थ केयर वर्कर के तौर पर आपको किस चीज की सबसे ज्यादा चिंता हो रही है इस वक्त? देखिए सौरभ, सबसे ज्यादा चिंता है कि अगर लोगों में ये जल्दी से फैलता है, जो कि फैलने वाला है, तो उसमें जो सीवियर केस हैं या मॉडरेट टू सीवियर केस हैं जो हॉस्पिटल आएंगे, वो उनको बेड्स की जरूरत होगी और हो सकता है आईसीयू की जरूरत पड़े। अभी तक तो ये देखा गया है कि ये वेरिएंट से माइल्ड केस हुए हैं, लेकिन ये भी अब ध्यान में आया है कि साउथ अफ्रीका में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गई हैं। जी हाँ। और पिछले 4 दिन में उनका केस 4 गुना हो गए, 2000 से 8000 हो गए। तो ऑब्वियसली ये तेजी से फैल रहा है और वी आर ऑल होपिंग कि माइल्ड हो और ये दिस इज द एंड गेम ऑफ कोविड और ये माइल्ड एक तरह से एंडेमिक बन जाए और इससे ज्यादा नुकसान ना हो। लेकिन वो अभी तय नहीं हुआ है, उसका तो एक तरह से नतीजा निकलने वाला अगले 2-3 हफ्ते में, जब हमें पता चलेगा कि कितने वैक्सीनेटेड लोगों को ये हुआ है और कितनों इवन बूस्टर के बावजूद भी फॉरेन कंट्रीज में ये हुआ है। अब बात यह है कि इसके बारे में करना क्या है। करना यह है कि क्राउडिंग बिल्कुल मना होनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग बहुत बहुत जरूरी है, डबल वैक्सीनेशन तेजी से होना चाहिए, बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो 40% तो बच्चे। तो और तीसरी चीज ये है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ये पहले भी कहा जा चुका है कि जो वल्नरेबल एट रिस्क ग्रुप्स हैं, जिनका 6 महीने से ज्यादा या इन्फेक्शन को हो गया है या दूसरी डोज की वैक्सीनेशन को हो गया है, उनके बारे में बूस्टर्स के लिए भी सोचना चाहिए। तो बूस्टर्स, डबल वैक्सीनेशन, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन बहुत जरूरी है। इस तरह सारे ट्रैवलर्स को टेस्ट किया जा रहा है, क्वारंटीन किया जा रहा है, वो जरूरी, क्योंकि जब तक हमें इस वायरस की पूरी नेचर पता नहीं चलती है, इस वेरिएंट की, ये प्रिकॉशंस बहुत आवश्यक है। नहीं, जैसा डॉक्टर साहब मैं अभी बता रहा था, प्रोग्राम शुरू होते हुए हमने 2 केस डिटेक्ट किए, लेकिन इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग होते होते और वो ट्रेसिंग होते होते पता चला कि वो 5 लोगों तक फर्दर पहुंच चुका था 1 दिन के अंदर। तो हमें पहले से ही सतर्क रहना चाहिए। हमें ये नहीं है कि हम किसी रिजल्ट का वेट करें, जीनोमिक सीक्वेंसिंग का वेट करें, हमें पहले से ही प्रिकॉशन बरतना है। हमें सबकी स्क्रीनिंग करनी है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी है, कोई भी वेरिएंट हो, और जैसे कि बोला है कि वैक्सीनेशन लेना है, तो ये हमें अज्यूम करना है कि हमारे यहाँ आ चुका है। इनफैक्ट वन ऑफ द केसेस जो बैंगलोर में डिटेक्ट हुए हैं, वो उसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बिल्कुल ठीक। फॉरेनर है और एक 40 वर्ष का जो इंसान है, उसने कहीं भी ट्रैवल नहीं किया है, वो हेल्थ केयर वर्कर। तो हमें अज्यूम करना है कि म्यूटेशन भारत में है और हमें उसके अकॉर्डिंग प्रिकॉशंस लेने हैं। जो भी जीनोमिक सीक्वेंसिंग का रिजल्ट निकले, हमें अज्यूम करना है कि ये थर्ड वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अगर यूरोप में हो रही है, यूएसए में हो रही है, तो हमारे यहाँ भी थर्ड वेव तो होगी। डॉक्टर अरविंद, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगा आप उसको कंप्लीट करें। और दूसरा ये कि देखिए, इस वक्त हर व्यक्ति ये एक बीमारी का खौफ तो है ही, लेकिन साथ साथ दूसरी वजह यह भी है कि बड़े वक्त के बाद तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी मामूल पे आई है, नॉर्मल सी लौटी है, काम धंधे, लोगों के रोजगार वगैरह ठीक होने शुरू हुए हैं, और वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, नहीं तो एक दूसरी परेशानी खड़ी हो जाती है। तो ये फिर से वो चैलेंज क्या हम उसी लेवल पर फेस करने वाले हैं? सौरभ जी, जो आपने सेकंड बात कही वो एक्चुअली बहुत अहम है कि लोगों में जो फटीग हो गया था और पिछले 1-1.5 महीने में जो लोग धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल की तरफ रिटर्न हो रही थी। आप देखिए, एयरपोर्ट्स पे पिछले 2 हफ्तों में जो नॉर्मल भीड़ होती है उससे ज्यादा भीड़ होने लगी थी, मॉल्स वगैरह में भी, बिकॉज लोग 1.5 साल से घर में बैठे बैठे थक चुके थे। तो ये, लेकिन अब जो ये ओमिक्रॉन आया है, तो चाहे हमें कितना भी दुख करके, मन मार करके, अपने को तड़पा के कोई भी वर्ड आप इस्तेमाल कर ले, लेकिन मैं मैसेज देना चाहूंगा कि इस समय वापस कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल डिस्टेंसिंग, नो ट्रैवल, नो क्राउडिंग इन क्लोज्ड रूम्स एंड फुल स्ट्रेस ऑन वैक्सीनेशन, इन सब के अलावा हमें बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि इस समय
ओवर रिएक्ट करना वो बेटर होगा, और ओवर रिएक्ट करके अगर हम इसको फैलने से रोक पाए, क्योंकि सेकंड वेव की जो भयानक यादें हैं, वो जो विजुअल्स अभी भी आंखों में ताजा हैं, किसी भी कीमत पे मेरे ख्याल से ना डॉक्टर्स ना देश का कोई भी व्यक्ति उस मंजर को दोबारा देखना चाहेगा। तो आज ओवर रिएक्ट करने का वक्त है, रादर देन कंप्लेसेंट रहे कि नहीं नहीं अभी तो 2-4 केसेस हैं। आपको याद होगा मार्च में भी एंट्री 2 केसेस से हुई थी और 21 दिन के अंदर हालत ये हो गई थी कि हमें लॉकडाउन पे जाना पड़ा था। नहीं, आपने ये जो ओवर रिएक्ट शब्द इस्तेमाल किया और आप कह रहे हैं कि ओवर रिएक्ट कीजिए, तो मैं आपसे एक उदाहरण देके समझना चाहता हूं। दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति ये सोच सकता है कि दिल्ली के अंदर 40 केस आते हैं दिन के, और ये केस बैंगलोर में पाए गए हैं। बैंगलोर यहां से इतने 1000 किलोमीटर दूर है, तो मैं मॉल में क्यों नहीं जाऊं, मैं शादी अटेंड करने क्यों नहीं जाऊं? तो वो दिल्ली वाला ओवर रिएक्ट करे और ना जाए। सौरभ जी, आज की तारीख में देश के अंदर हर व्यक्ति को यह मान के चलना चाहिए कि उसके शहर में ओमिक्रॉन मौजूद है। उसके शहर में नहीं, उसके घर में, उसके मोहल्ले में, उसके बगल वाले घर में, उसके हॉस्पिटल में, सब जगह ये मौजूद है। और हम अपने को मई 2021 में लाके वापस खड़ा कर दे कि शायद आज हमारे यहां वो स्थिति है। तो उस समय जिस तरह से हम लोग प्रिकॉशंस ले रहे थे कि किसी भी कीमत पे मास्क के बिना बाहर नहीं निकलेंगे, हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, हर दूसरे व्यक्ति को एक सस्पेक्ट के निगाह से देखेंगे, क्राउडिंग नहीं करेंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे। अगर अगले 4-6 हफ्ते के लिए हम फिर से चाहे कितना भी मन क्यों ना मारना पड़े, मन मार के अगर इन सारे प्रिकॉशंस को टेकअप कर लें, तो मेरा मानना है कि शायद हम उस भयानक मंजर को अवॉइड कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपका ये मैसेज जितनी दूर तक पहुंचा सकें, पहुंचाने में कामयाब हों। डॉक्टर रे हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेम्फिस से, यूएसए से। डॉक्टर रे, शायद अब यूएसए में भी केस डिटेक्ट हो गया, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये मैं आपको इंडिया के लिहाज से अगर आपसे पूछूं, सारे एक्सपर्ट्स का कहना यह है वैक्सीनेट कीजिए और बाकी जो आपके पब्लिक हेल्थ के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो कीजिए कोरोना रिलेटेड। हम 50% लगभग फुल्ली वैक्सीनेटेड है अडल्ट पॉपुलेशन का। हम 85% अपनी अडल्ट पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज दे चुके हैं। क्या ये इनफ प्रोटेक्शन है? एब्सोल्युटली नहीं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि सेकेंड डोज के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। और दूसरी बात ये भी है कि जो हाई रिस्क पॉपुलेशन है, जैसे मान ले उम्र ज्यादा 65 से ज्यादा, जिनको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, मतलब सिवियर डायबिटीज मेलाइटस है, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स है, उनमें बूस्टर डोज की जरूरत होता है। क्योंकि कई पेपर्स आया है जिसमें ये दिखाया गया है कि विद इन 6 मंथ्स तो गारंटीड इफेक्ट चला जाता है, बट कभी कभी 2 या 3 महीने के अंदर आफ्टर द सेकेंड डोज इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो इसीलिए इट इज एक्सेप्टेड ऑल ओवर कि आपका जो अगर मान लो सेकेंड डोज 6 महीने के अंदर नहीं हुआ है तो आपको तुरंत बूस्टर देना है हाई रिस्क पॉपुलेशन। नाउ तो जो इन सिंपल वर्ड्स आंसरिंग आपका क्वेश्चन, नहीं, विदाउट जस्ट द सेकेंड डोज इज नॉट इनफ, बट second dose will be enough to prevent another delta like sequence in India। जैसा डेल्टा सीक्वेंस हुआ था, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसा अल्फा सीक्वेंस हुआ था इंग्लैंड में, हजारों डेथ हो गया, डेल्टा सीक्वेंस हुआ इंडिया में, हजारों डेथ हो गया। उसके यही कारण है कि वो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन बहुत ज्यादा था। लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एग्रेसिव वैक्सीनेशन पॉलिसी ली, हजारों को वैक्सीनेशन करोड़ों को वैक्सीनेशन दिलवाया, उसके कारण ये डेल्टा वायरस कंट्रोल में आया। एग्जैक्टली सेम एग्रेसिव पॉलिसी कंटिन्यू करना है जब तक हम लोग को पता न चल जाए कि ये वेरिएंट क्या है। इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है वो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये ज्यादा डेंजरस है। मैं 2 पॉइंट इसमें कहूंगा। एक पॉइंट तो शायद एक डॉक्टर साहब ने यहाँ पे कहा, मुझे याद नहीं किसने, कि विद इन 6-7 डेज द नंबर ऑफ केसेस इन साउथ अफ्रीका 4 गुना हो गया है। लेकिन ये 4 गुना इसीलिए हुआ है नहीं कि वायरस इज मोर मैलिग्नेंट, पॉसिबली बिकॉज द नंबर्स आर मोर। साउथ अफ्रीका आप जानते हैं उसमें ज्यादा नंबर्स, ये तो एक नंबर है। दूसरा जो और भी खतरनाक है वो मैं अभी बोलने जा रहा हूं आपको। दुनिया भर का लोग जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में वायरस डिस्कवर हुआ है। कल
करीब देर रात को नेदरलैंड्स हेल्थ मिनिस्ट्री रिलीज किया है डेटा कि उनके पास ओमाइक्रॉन मिला है 11 दिन पहले, इवन बिफोर साउथ अफ्रीका अनाउंस्ड। तो इसके मतलब है कि हम लोग के बीच हो सकता है ओमाइक्रॉन ऑलरेडी हो, उतना सीक्वेंसिंग नहीं हो रहा है। तो इसकी दो मतलब हो सकते हैं, एक अच्छा एक बुरा। अच्छा मतलब क्या हो रहा है? अच्छा मतलब यह है कि जैसे ओमाइक्रॉन उतनी डेंजरस नहीं है, इट विल पॉसिबली रिप्लेस डेल्टा वेरिएंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड गिव अ सॉर्ट ऑफ होस्ट इम्यूनिटी। जैसे मान लीजिए कोई भी पॉपुलेशन में 75 to 80% अगर वैक्सीनेटेड हो या 75 to 80% को अगर इन्फेक्शन हो, सो ऑटोमेटिक एक इम्यूनिटी बन जाता है पूरा 100% लोगों को, तो वो बना सकता है। दैट इज द गुड पार्ट of Omicron if it turns out to be like that. Second, which is equally important, is it may not be like that. अभी कम numbers है इसीलिए लग रहा है कि ये mild है, जब number बढ़ेगा तब पता चलेगा really mild है या कि डेल्टा की तरह virulent। लेकिन डरने का बात इसीलिए नहीं है क्योंकि पिछले 24 घंटे में कई पॉजिटिव चीज आए हैं। एक तो आपने सुना है मॉडर्ना वाले ने कहा है कि शायद उनकी वैक्सीन उतना काम नहीं करेगा, लेकिन फाइजर क्लियरली कह दिया है कि दे डोंट एक्सपेक्ट मच चेंज, फाइजर का वैक्सीन काम करते रहेगा जी। नंबर 2, सोमो स्वामीनाथन ने कल शायद सुबह को बोला, जो चीफ साइंटिफिक ऑफिसर है WHO को, दैट टिल नाउ WHO के पास सारे वैक्सीन है, whether it is Covaxin or Sinovac from China, American vaccine, UK vaccine, till now they have no indication whatsoever कि कोई वैक्सीन की इफेक्टिवनेस बहुत कम है अगेंस्ट ओमाइक्रॉन। दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये तो अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे, जब हम लोग एक बात कह रहे हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोली कि जो केसेस पाए गए वो अभी तक माइल्ड पाए गए, हालांकि इसके बारे में और डेटा आना अभी बाकी है। जब हम कहते हैं माइल्ड है, तो माइल्ड का क्या मतलब होता है डॉक्टर संजय? माइल्ड का मतलब यह है कि वो एक अनवैक्सीनेटेड आदमी को भी खतरनाक बीमारी नहीं दे सकता। एक माइल्ड का मतलब यह है कि वो वल्नरेबल पॉपुलेशन को भी या किसी तरीके से कोमॉर्बिड पेशेंट को भी गंभीर बीमारी नहीं देगा। जी हाँ, माइल्ड का मतलब यही है कि गंभीरता बीमारी में नहीं है, कि एडमिशन की जरूरत नहीं होगी, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, हल्का सा फीवर हो गया या सोर थ्रोट हो गया, बॉडी एक हो गया, हेडेक हो गया, ये सब माइल्ड सिम्टम्स माने जाते हैं। बहुत ही हाई ग्रेड फीवर अगर कई दिनों तक रहता है तो वो माइल्ड नहीं कहा जाता है, बट हल्के फीवर है तो ये सब माइल्ड है। अगर जैसे कॉमन कोल्ड में होता है, कॉमन कोल्ड को हम यूजुअली माइल्ड कहते हैं क्योंकि फीवर होता है, कई बार थोड़ा सा फीवर ज्यादा भी हो जाता है बट माइल्ड रहता है क्योंकि मॉर्टेलिटी नहीं होती है। तो सीवियरिटी और मॉर्टेलिटी नहीं होता है तो उसको माइल्ड कैटेगरी में ले लिया जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो रियली वो वरदान होगा, बट अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा था कि ठीक है, थोड़ा सा हमें ओवर रिएक्शन करना जो है शायद हितकर होगा, कुछ दिनों तक हमें ओवर रिएक्शन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा बहुत दिनों तक, मैंने कहा कि 2 हफ्ते इंतजार कर लें, अगर माइल्ड रहता है तो हमें बिल्कुल ही ओवर रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए मैं डॉक्टर अरविंद से सहमत हूं कि थोड़ा सा इस समय सतर्कता हमें बरतने की जरूरत है जब तक और एविडेंस नहीं आ जाते हैं। और जैसे डॉक्टर रे ने कहा कि हम ज्यादा रिस्क पे हैं, उन्होंने शायद इसको इग्नोर किया था। हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी हुई है, सडन जो हमारे केसेस कम हुए हैं, उसमें नेचुरल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा रोल था। जब हमारे 10% भी वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, केसेस कम होने शुरू हो गए। हमने 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू किया था, 1 साल हो गया, बट अभी केसेस नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि जो ग्लोबल एविडेंसेस है, डेल्टा वेरिएंट से रिकवर्ड लोग जो है बेस्ट प्रोटेक्टेड पर्सन इस दुनिया पे हैं। अभी जो है एक पेपर भी आया था, इवन फाइजर मॉडर्ना से 600% जो है बेटर प्रोटेक्टेड है इन्फेक्शन से, और करीब 1300% जो है बेटर प्रोटेक्शन है उनका सीवियरिटी में जो रिकवर्ड हुए हैं। तो दे आर द बेस्ट प्रोटेक्टेड। उसके बाद वैक्सीनेटेड ग्रुप होते हैं और सबसे ज्यादा रिस्क पे हुआ है जो अनवैक्सीनेटेड है। नहीं, अच्छा, फिर अगर इसको डॉक्टर साहब इस तरीके से रखूं आपके सामने, अब ये आपकी बात सुन के बड़ा सुकून सा मिल रहा है। हमने अगर 85% को पहली डोज दे दी है, उसमें और 50% पॉपुलेशन को, एडल्ट पॉपुलेशन को आप दोनों डोज दे चुके हैं, इसमें जो कवर हुए उसमें वो भी होंगे जिनको कोरोना का डेल्टा वेरिएंट हमला कर चुका था, और जिन लोगों को डोज नहीं लगी है उनमें भी वो इम्यूनिटी प्राप्त लोग होंगे। तो इस लिहाज से हम क्या बेहतर परिस्थिति में पाए जाएंगे? बिल्कुल बेहतर परिस्थिति में। और जो अचानक केसेस हमारे नहीं बढ़ रहे थे, सारे जितने प्रेडिक्शन फेल हुए कि जो अगस्त में या सितंबर में होंगे, क्योंकि हम नेचुरल इन्फेक्शन को वेटेज नहीं दे रहे थे,
उस समय भी मैं आपके ही चैनल पे बोला था कि हमें नहीं लगता कोई साइंटिफिक एविडेंस की सितंबर अक्टूबर में बहुत बड़ा वेव आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से सेकेंड वेव में नेचुरल इन्फेक्शन हो गया, वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन, एंटायर फैमिली उसमें इफेक्टेड हुआ। तो इसलिए देख के लग रहा था, हमने सीरो सर्वे, हम लोग WHO के साथ एक स्टडी भी करते रहते हैं, 5 रीजन में सीरो सर्वे हम करते रहते हैं, दिल्ली का भी मैंने सीरो सर्वे कर लिया था। तो मेरे बोलने पे लोगों को अच्छा नहीं लगा था उस समय, जब मैंने कहा था कि आने की संभावना नहीं है सितंबर अक्टूबर में, कि क्या है, क्योंकि हम अपने डेटा की बेसिस पे बोल रहे थे, मैं दूसरे के डेटा पे विश्वास नहीं करता हूं। तो इसलिए जब हम आप कह रहे हैं कि आपको अभी हम लोग सब लोग ओवर रिएक्ट करें प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि हम एक बेहतर परिस्थिति में इम्यूनिटी वाइज। लेकिन अगर फर्ज कीजिए डॉक्टर मनोज, हमारे पास वैक्सीन की प्रोटेक्शन भी है, हमारे पास इन्फेक्शन, नेचुरल इन्फेक्शन की प्रोटेक्शन भी हो गई है, लेकिन अगर ये वेरिएंट जो है अगर इम्यूनिटी को भेदने वाला है तो फिर क्या होगा? देखिए, अभी टू अर्ली है सौरभ जी कहना। अभी तो जस्ट एक हफ्ते पहले वायरस डिटेक्ट हुआ है, और जैसा अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि नीदरलैंड वालों को भी मिल गया, तो हो सकता है कि, मुझे ऐसा लगता है कि आपके माध्यम से ये मैसेज हर दर्शक को जाना चाहिए कि अभी अगर कोई भी कोविड पॉजिटिव आता है तो ही शुड थिंक, उसको सोचना चाहिए कि वो ओमिक्रॉन हो सकता है, अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक कि उसको साबित जेनोमिक सीक्वेंस से ना किया जाए कि उसको कोई और वेरिएंट है, तो उसको ओमिक्रॉन मान के चलना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि उसकी जो टेस्टिंग और ट्रेसिंग होगी और आइसोलेशन होगा, वो बहुत स्ट्रिक्टली करेगा। अगर हर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स अगर ये मान ले कि उसको ओमिक्रॉन है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कह रहे हैं कि अगर ये सही बात है कि अगर ये एंटीबॉडीज से अगर न्यूट्रलाइज नहीं होता है वायरस, क्योंकि स्वरूप इतना बदला है, वैक्सीन अगर इनएफेक्टिव हो जाती है, जैसे कोवैक्सीन के बारे में ऐसी माना जा रहा है कि कोवैक्सीन चूंकि होल वेरिएंट इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है और ये सिर्फ स्पाइक प्रोटीन नहीं, इसका पूरा वायरस ही इसके लिए एंटीजन की तरह काम कर रहा है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, तो हो सकता है कोवैक्सीन वाले को ये हो। बट इसका पूरा जवाब कि कैसे ये बिहेव करेगा, मुझे लगता है 2-3 हफ्ते का समय चाहिए, उससे ये पता चल जाएगा कि ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं, जो इन्फेक्शन की वजह से कन्वलेसेंट प्लाज्मा के अंदर जो एंटीबॉडीज बना है वो, और वैक्सीन से इंड्यूस्ड एंटीबॉडीज किस तरीके से ओमिक्रॉन से सक्षम होंगे लड़ने के लिए। नहीं, लेकिन डॉक्टर सोइन जैसा भी कह रहे थे थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब की, आपने देखा है कि जब बहुत तेजी से मामले बढ़ते हैं तो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरवेल्म हो जाता है। डॉक्टर सोइन, उस लिहाज से क्या यही सही समय है कि जो दशा हम आज से 5-6 महीने पहले देखते थे उसे एक बार री इमेजिन करें? भगवान ना करे हम कभी वहां दोबारा पहुंचे, लेकिन उसको री इमेजिन करने का वक्त आ गया है। जी बिल्कुल, उसी वक्त के बारे में सोचना चाहिए, और हॉस्पिटल की कैपेसिटी, आईसीयू कैपेसिटी, वेंटिलेटर कैपेसिटी, द नंबर ऑफ बेड, वो सारे बढ़ चुके हैं। हम सब जानते हैं कि सारे स्टेट्स में और सारे यूनियन टेरिटरीज में ये एफर्ट ऑलरेडी हो चुका है, और हमें वही सिचुएशन के बारे में एज पॉलिसी मेकर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पब्लिक सोचना चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और अस्पतालों को तैयार रखना चाहिए कि इन केस सीवियर केसेस आए और भर्ती हो तो हम उनकी देखभाल कर सकें। और ऑफ कोर्स शॉर्ट ऑफ दैट हम ध्यान से देखेंगे कि क्या डेटा आता है अगले 2-3 हफ्ते में, और उसके हिसाब से अगर और भी कुछ एफर्ट की जरूरत है, फॉर एग्जांपल न्यू वैक्सीन करने की जरूरत है, तो फिर आरएनए और डीएनए वैक्सीन की कंपनी को ये करना पड़ेगा कि दूसरे मॉडिफाइड वैक्सीन की जी। और डॉक्टर अरविंद, अब एक समय क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं है, जो बात बीच में उठी यहां पर, हमने परसों में प्रोग्राम किया था इसी पर, तब भी ये बात आई थी कि क्या आपको बच्चों को वैक्सीनेट करने के बारे में और वल्नरेबल पॉपुलेशन को या फ्रंट लाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज देने के बारे में अब तेजी से सोचना चाहिए? सौरभ जी, बहुत ही अहम सवाल उठाया है, और दोनों का कैटेगोरिकल यस जवाब दूंगा मैं। मैंने स्वयं अपनी सेकेंड डोज फरवरी के 3rd वीक में लगवाई थी, और उसके बाद अब करीब 7-8 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है, और बार बार ये डेटा आ रहा है कि जो वैक्सीन वाला प्रोटेक्शन है वो 6 महीने के बाद कहीं ना कहीं कम होने लगता है। और अब जब फिर से एक ओमिक्रॉन का खतरा हमारे अधर में ये मंडरा रहा है, और अगर ओमिक्रॉन के केसेस बढ़े तो सबसे पहली जो कैजुअलिटी होगी वो हेल्थ केयर वर्कर्स में ही होगी। तो मेरा स्ट्रांगली मानना है कि हेल्थ केयर वर्कर्स और जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको इस समय तुरंत बूस्टर डोज दी जाए। नंबर 1, वेरी क्लियर कट यस टू दैट। और दूसरा, बच्चों के बारे में हमें कहा गया था
कि शायद अक्टूबर तक ये शुरू हो जाएगा। तो 12 से 18 की उम्र पे तो काफी डेटा अवेलेबल है, तो मेरे ख्याल से उस उम्र को भी तुरंत वैक्सीनेशन के बास्केट में इंक्लूड किया जाना चाहिए। हम तो वैक्सीन को अप्रूव कर चुके हैं, कोवैक्सीन को हम लोग अप्रूवल दे चुके हैं बच्चों के लिए। जी, उसको शुरू किया जाना चाहिए। डॉक्टर राय, ये काम हमारे देश में आप अभी एज अ पॉलिसी इसमें कोई चिंतन हुआ है कि हमें कब से शुरू करना है? नहीं, ऑलरेडी जो है इस पे डिस्कशन चल रहा है। सरकार ने एक वैक्सीन को अप्रूव भी किया हुआ है, बट जहां तक यूज की बात है इसीलिए बहुत से डिस्कशन हो गए हैं साइंटिफिक कमेटी ने, क्योंकि जब भी हम वैक्सीन देते हैं सिर्फ वैक्सीन लगाने के लिए नहीं देते हैं, उसका बेनिफिट कितना है इसको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि बच्चों में लगाएंगे तो उसको कितना बेनिफिट होगा। वैक्सीन का जो अभी तक है डिजीज रोकने में उतना कारगर नहीं है, इन्फेक्शन को रोकने में वो सीवियरिटी और डेथ रोकता है। जैसे एडल्ट में करीब 1.5% सीवियरिटी होती है, तो पर मिलियन करीब 15,000 लोगों की डेथ हो रही है। बच्चों में पर मिलियन, अभी एक हफ्ते पहले भी एक पेपर पब्लिश हुआ है, 2 डेथ हो रही है पर मिलियन। उतनी जो है वैक्सीन में खर्च हम करें और वैक्सीन एसोसिएटेड उससे कम नहीं है 2 से। तो अभी रिस्क एंड बेनिफिट एनालिसिस बच्चों में जब हम कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है कि बच्चों में बहुत ही जरूरी है। अभी उन बच्चों में हो सकता है अभी देने की जरूरत पड़ जाए जिनको कोमॉर्बिडिटी कंडीशन, ये जो 2 डेथ हो भी रही हैं बच्चों में जो बहुत ही ओबेज है, और ये तो उनको देने से क्या फायदा होगा। एक जो दिया जाता है, जो यूएस ने बच्चों में शुरू किया कि उनको MIS-C होता है, कोविड से तो खतरा नहीं है, उनको जो है MIS-C से मतलब मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है 2 से 4 से 6 हफ्ते बाद, वो हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स होता है। हमारे बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, या वैक्सीन उनको देने से वो इन्फेक्शन नहीं प्रोटेक्ट करेगा तो MIS-C कहाँ कम होगा, हो सकता है बढ़ जाए। यूएस ने 5 महीने से देना शुरू किया हुआ है, उनके डेटा को देख लेना चाहिए कि क्या उन्होंने बच्चों में कम किया। तो बच्चों में इंडिविजुअल को कोई फायदा नहीं हो रहा है, अभी तक इसका कोई एविडेंस नहीं है। चलिए सर, ये तो आप जैसे एक्सपर्ट्स का और पॉलिसी ग्रुप्स का काम है कि वो इस पर फैसला करें, जो फैसला करेंगे सबके अच्छे के लिए ही होगा। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आप सब लोगों से आज समय लेने के लिए, आपने आपका वक्त मिला। डॉक्टर राय, डॉक्टर अरविंद कुमार, डॉक्टर सोइन, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर रे, इंडिया टीवी पर आपके आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।